नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फील द थ्रिल में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में होने वाले चुनाव की। अब देखिए, वैसे तो पड़ोसी होने के नाते हमें चिंता होनी चाहिए वहां के हालातों को लेकर, थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए वहां पर चुनाव हो रहे हैं कि एक उम्मीद जगाती है कि हमारा पड़ोसी देश अब शांति की दिशा में शायद आगे बढ़े। दरअसल देखिए, ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल कि लोकतंत्र की जीत होगी ये 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले चुनाव, या पूरी तरीके से लोकतंत्र शरण में जा चुका है, क्योंकि फिलहाल विपक्ष की अनुपस्थिति नजर आ रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हम भारतीयों के लिए ये है कि वहां पर कैसी सरकार बनेगी, कैसी सरकार बनेगी कि वहां पर रह रहे माइनॉरिटीज सुरक्षित रह पाएंगे और भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो पाएंगे। तो आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ काफ़ी सारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं रवि अरोड़ा जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मौमिता चक्रवर्ती हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल और बांग्लादेश दोनों पे ये एक्सपर्ट हैं, तो हमसे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले रवि जी, मैं आपके पास आऊँगी। 12 फरवरी के चुनाव को भारत कैसे देख रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की जो चुनाव होने जा रहे हैं यह पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ को वहाँ मैं समझता हूँ पूरी तरह से होने जा रहा है इस्लाम की तरफ, क्योंकि जमात इस्लामी जो वहाँ की पार्टी है, जो कट्टरपंथी पार्टी है, जिसने अहम भूमिका निभाई थी आवामी लीग को हटाने में, जिस प्रकार से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, उसको पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस का समर्थन मिला हुआ है। मोहम्मद यूनुस को उन्होंने वादा कर रखा है कि हम आपको राष्ट्रपति बनाएंगे। ऐसे में अवामी लीग को सत्ता में लाने के लिए और बीएनपी, क्योंकि तारिक रहमान जब बांग्लादेश पहुंचे थे तो आपको याद होगा जब वो रास्ते में थे तब उनको लोग फॉलो कर रहे थे लाखों की तादाद में, मतलब उनका इंतजार था, तब उम्मीद थी शायद बीएनपी सत्ता में आ सकती है। लेकिन अवामी लीग जिस प्रकार से उसको टक्कर दे रही है और यह दोनों संगठन जब आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना की का मेन रोल रहने वाला है इस चुनाव में। खासकर आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कट्टरपंथी जमात, क्योंकि जमात इस्लामी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ना सिर्फ वहाँ पे जिला अधिकारियों को, वहाँ पे ना सिर्फ पुलिस अधीक्षकों को, बल्कि वहाँ पे गरीब लोगों को पैसा बांटकर कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। और यह सारा पैसा फंडिंग पाकिस्तान और चाइना के थ्रू हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पे शरिया कानून भी आ सकता है आने वाले टाइम में, मतलब हिंदू वहाँ पे किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं रहने वाला। सरकार चाहे बीएनपी की बने, चाहे वहाँ जमात इस्लामी सरकार बनाए, इतना तय है कि बांग्लादेश के अंदर चुनावों के बाद आप देखेंगे कि हालात पहले से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी सरकार बनेगी वो इन कट्टरपंथियों के प्रेशर में रहने वाली है। खासकर आईएसआई का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है 12 फरवरी को। और यह बता दूं मैं आपको कि जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस बार बार चाइना को में जाकर बोलते थे कि 7 सिस्टर्स हम आपको दे देंगे, हम समुद्र के राजा हैं, मतलब साफ है इसके पीछे चाइना की भी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। मतलब जो दिख रहा है पर्दे पर, उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। मतलब साफ है, जो हिंदुओं को मारा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि देखिए वो बेगुनाह है, घर में जला दिया जाता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे से देखकर भी बात कर सकते हैं। रवि जी, पहले मैं अपने दर्शकों को थोड़ा समझा दूं दरअसल क्या होता है, और मुझे लगता है कि हम तीनों इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, जाहिर तौर पे डीप स्टेट और तमाम तरीके की एजेंसीज और आईएसआई इसमें इन्वॉल्व थी। इसीलिए जानबूझकर, मैं फिर बताऊंगी, बांग्लादेश से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, ट्रेड संबंधित भी, अदरवाइज भी, वो हम ही ने उनको आज़ादी दिलाई थी। आज भी बांग्लादेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पर शांति हो, वो चाहते हैं कि वहाँ पर माइनॉरिटी सुरक्षित रहें और भारत के साथ अच्छे संबंध हो। मैं बीएनपी का जिक्र इसमें आके लेकर आऊँगी। प्रेम कुमार जी, ये आईएसआई है जो प्रोवोक करना चाहती थी, इसीलिए बहुत सारे, एक तो आईएसआई प्रोवोक करना चाहती थी, दूसरा मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, वो गद्दी से हटें। अब सवाल यह है कि कितनी विचित्र बात है कि आवामी लीग, जिसको बैन कर दिया गया है चुनाव से, उसने वो ट्रिब्यूनल का इनॉग्रेशन किया और जिस इस्लामिक पार्टी की बात कर रहे हैं उसको बैन कराया, उस पर कार्रवाई हुई। आज वही ट्रिब्यूनल आवामी लीग को बैन कर देता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना सही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आवामी लीग चुनाव लड़ती और इस्लामिक कट्टरपंथी अपने तरह से चुनाव लड़ती? बीएनपी दोनों वैसे तो पहले सहयोगी थे, अब क्या करेंगे आवामी लीग के वोटर्स? निश्चित रूप से इस सवाल के आईने में देखें तो ये चुनाव दरअसल बेमतलब हो जाता है।
जी। जब देश की एक बहुत बड़ी पार्टी जो सत्ता में लंबे समय तक रही, उसको आप बाहर कर देते हैं इलेक्शन से, तो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अपना एक नेचर है, एक कट्टरपंथी है, दूसरा भी कट्टरपंथी है, उसमें राष्ट्रवाद का छौंक है, उसमें धार्मिकता का छौंक है, उसमें विदेशी ताकतें प्ले कर रही हैं, वो सारी बातें हैं। और पर भारत के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण फिर भी है, क्योंकि सरकार चाहे अफ़गानिस्तान में तालिबान की ही बन जाए, लेकिन बाद में हमें उसके साथ में रिलेशंस सुधारने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं, तो कूटनीति उसको लेकर ध्यान देना पड़ता है। तो बांग्लादेश में हमारी फेवरेबल सरकार नहीं बनेगी, ये तो तय है, चुनाव नतीजे कोई भी हो, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन बांग्लादेश में आज चुनाव का मुद्दा अगर भारत बन गया है तो ये और ख़तरनाक बात है, क्योंकि भारत बनने का मतलब भारत नहीं हिंदू हो जाता है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में, वहाँ लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो ये और चिंता की बात है। और विदेशी शक्तियाँ खास अगर आईएसआई बोलते हैं तो वो चीन के थ्रू ही वहाँ डिप्लॉय होती हैं, तो उनका चीन का हस्तक्षेप या अमेरिका का हस्तक्षेप, और उस वजह से हमारे लिए सबसे चिंता की बात क्या है कि वहाँ सरकार बदली कैसे, वो शक्तियां जो भारत के विरोधी शक्तियां हैं उनको सपोर्ट देने वाली शक्तियां हावी हो गई और हम कुछ न कर सके, ये एक पॉइंट हमारा रहता है। एक ऐसा जो आपने सवाल उठाया कि ये हुआ कैसे, दो बातें हैं इसमें। एक ये, एक दिन में कुछ नहीं होता, श्रीलंका को डिसमेंटल करना, राज्यों को कमज़ोर करना, नेपाल, ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं। ये जो डीप स्टेट हैं, आईएसआई हैं, चाइना है, ये सब मिलकर लंबे समय काम कर रहे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को भी डिस्टर्ब करने की प्लानिंग है। सवाल यह है कि आप ये भी मानते हैं, ममता जी से भी मैं पूछना चाहूँगी कि बीएनपी की आती है अगर सरकार, तो क्या तारिक रहमान जो ये कहते हैं कि मेरी फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेशी फर्स्ट, मेरी फॉरेन पॉलिसी है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो मेरिट की बात आती है, और मेरिट की बात आती है तो भारत से ज़्यादा टेक्सटाइल गारमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम है वो सबसे सपोर्टिव भारत ही करता है। तो तारिक रहमान के आने के बाद क्या संबंध अच्छे नहीं होंगे? देखिए, आपका जो ये सवाल के जवाब मैं दूंगी तो थोड़ा पहले बांग्लादेश की जो इंटरनल क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स का जो डायनेमिक है उनको समझना चाहिए। जैसे कि अगर हिस्टोरिकल तरीके से देखें तो उन पे मेनली 3 पार्टी थी पहले। एक तो अवामी लीग जो कि मुजीबर रहमान जी ने चलाए थे, और दूसरी बीएनपी एंड जमायत इस्लाम। और ये बीएनपी एंड जमायत इस्लाम ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, कट्टरपंथी, हमको पता है। पर क्या है कि उनके जो मतलब है बीएनपी एंड आपका जो जमायत इस्लामी, इनके जो जीएस है इसने कबूल कर लिया था कि ये मानते हैं, और ये स्टेटमेंट भी दे दिया था कि वो अभी भी हम पाकिस्तान की प्रोविंस में है, तो ये अभी बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री है, ये मान ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि शेख हसीना के जाने के बाद जो 2 पार्टी उठकर रिसेंट आए हैं, एक है हस्कर की नेशनल सिटीजन पार्टी और उस्मान हादी की जो है आपका इनकलाब मंच। तो हादी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट एंड रेडिकल, और उसने क्या किया था कि यूएस के अंदर जो इस्लामिक विंग्स है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर यूएस ने देखा अरे भैया ये तो हम कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि यूएस कभी चाहेंगे नहीं कि उसके देश में रेडिकलिज्म चालू हो जाए, राइट। तो इसलिए उसको लगा था कि हम इसको सबको पपेट बना के रख देंगे। तो क्या हुआ, फिर यूनुस तो बैठ गए पपेट बन के। तो अब बात ये है कि पपेट बन के पाकिस्तान जैसे किया था कि अपने अंदर वो आतंकवादी को पाल रहे थे और पूरे इंसान भारत के ऊपर दे दिया, राइट। तो ये भी हो रहा है, यूनुस वही कर रहा है कि वहाँ पे जो पर वो तो क्लैरिटी आ गई बात में कि हाँ, उस्मान हादी को नहीं मारा, जो बात थी कि हिंदुस्तान ने मारा, वो तो क्लैरिटी आ गई कि नहीं मारा। वो तो समझ आ गया कि यूनुस चाहते थे कि चुनाव ना हो, टल जाए। हाँ, और मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगी, जैसे हमारी देश के प्रधानमंत्री को भी ये बोला जाता है कि जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया कि अब इंटॉलरेंट हो, अब इस्लामिस्ट नहीं हो, ये वो तो बोलते। देखिए क्या है कि हमारे कंट्री पे अगर सीएए हटाया जाता है और हमको बोला जाता है कि हाँ हम इंटॉलरेंट है, तो है हम इंटॉलरेंट। अगर आर्टिकल 370 हटाया जाता है और हमको सुनना पड़ता है कि हम इंटॉलरेंट है, भारत इंटॉलरेंट कंट्री है, तो है हम इंटॉलरेंट, ठीक है। क्योंकि क्या वहाँ पे क्या भी हो रहा है कि इतनी एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिज्म इतने ज़्यादा तरीके से बढ़ चुका है कि लोगों को निर्वस्त्र करके हिंदुओं को मारा जा रहा है, राइट। तो ये पूरे हिंदू समुदाय के लिए एक चेतावनी है। तो इसलिए अभी सरकार ऐसे होने चाहिए जो मतलब उनकी स्वार्थ के लिए नहीं, मतलब जब वहाँ पे अगर क्या हुआ, पहले 57
परसेंट हिंदू या 70 ऐसा कुछ था, 57-6% हिंदू से अभी 8% हो चुका है। तो वो 8% वो अपनी हक से वहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं कि भैया हमको रहने दो, है ना। उनका भी वही इतना ही हक है जितना एक मुसलमान को बांग्लादेश में रहने का हक है ना। तो उसको आप ऐसा मार के करके नहीं कर सकते हो। ये सब करके हिंदुओं को जो डराने की एक राजनीति वहाँ पे जारी रखी है न्यूज़ ने, तो ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई वो चेंज कैसे होगी ममता जी? वो चेंज मतलब मेंटालिटी चेंज की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि यूनिस पर यूनुस, हाँ, तारिक रहमान और इस्लामिक जो भी पार्टियां हैं और जो लीडर्स हैं उस हिसाब से तो होती नजर नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो अफगानिस्तान जैसे हो जाएगा कि लड़कियों को बाहर जाना बंद हो जाएगी, स्कूल जाना बंद कर देंगे ये लोग, तो पूरी तरीके से एकदम बुरखा के अंदर दबा के रख देंगे। रवि जी, एक अभी प्रेम कुमार जी ने एक सवाल उठाया कि ये सब कुछ जब तक हुआ तो हमारी इंटेलिजेंस को कानों कान खबर क्यों नहीं हुई, हम क्यों नहीं रोक पाए पहले ये सब होने से? देखिए, मैं जब ये बात चल रही थी कि हम आपको चिकन नेक के बगल से रास्ता चाइना को दे देंगे, नॉर्थ ईस्ट में घुसने का, तमाम जो बातें लंबे समय से, तो हम उस समय क्या कर रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार भारत सरकार अपने काम में लगी हुई है। ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने पहले ही तैयारियां कर ली, क्योंकि लगता था कि चिकन नेक को कभी भी ये काटा जा सकता है, ये चाइना हरकत कर सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को फंड की जरूरत थी, बर्बादी के कगार पर कटोरा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ही ज़्यादा बदतर हालात इस समय बांग्लादेश के थे। लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी सरकार बनेगी उसके पीछे पाकिस्तान, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भारत ने धूल चटा दी, वहाँ से अभी पूरी तरह से रास्ते बंद हैं। ऐसे में जो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश में डेरा डाले हुए हैं, और आने वाले टाइम में वो एक मुहिम चला कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मुहिम चला के, क्योंकि सिर्फ मामला बांग्लादेश का नहीं है, चुनाव बंगाल में भी होने हैं। आप समझिए इस बात को, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि बांग्लादेश में अगर सत्ता आती है और कट्टरवादी सरकार बनती है तो ऐसे में नुकसान भारत को पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, और चीन यही चाहेगा कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। और उसके लिए देखिए, बिना पैसे के तारिक रहमान हो, चाहे बीएनपी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, जमात ये वो जमात है जो सबसे छोटा संगठन माना जाता था, लेकिन 2024 के बाद जब से तख्ता पलट हुआ उसके बाद एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया? मतलब मोहम्मद यूनुस के साथ एक बड़ी डील हुई है, उस डील के तहत, और उस डील के लिए जो फंडिंग है वो पूरी तरह से चाइना करता है पाकिस्तान के जरिए। और वहाँ पर आपको बता दूं मैं, आने वाले टाइम में जब भी वहाँ पे सरकार बनती है, अगर बीएनपी की भी बनती है, तो मुझे लगता है उसमें भी बड़ा हस्तक्षेप जो है मोहम्मद यूनुस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका किसी भी प्रकार से वहाँ पे कट्टरपंथ को बिठाना है, कट्टरपंथी जमात को बिठाना है, ताकि भारत के खिलाफ एक एजेंडा तैयार किया जा सके, और उसके रास्ते कहीं ना कहीं नुकसान पश्चिम बंगाल को भी पहुंचाया अब जा हम सकता थोड़ा है। डिटेल में बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, बीएनपी ने भी 6 हिंदू, या यूं कहे कि माइनॉरिटी, 5 तो हिंदू हैं और 1 बौद्ध है, उनको टिकट दी है, और उस इलाके में दी है जहां पर एक बड़े चंक में माइनॉरिटीज़ रहते हैं जिनका इम्पैक्ट हो सकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस्लामिक पार्टी ने भी एक माइनॉरिटी, एक हिंदू को टिकट दी है। ये टिकट वितरण आपको किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, चुनाव की अपनी एक ज़रूरत होती है, उसको सियासी ज़रूरत भी बोलते हैं। अब 2 करोड़ अगर हिंदू हैं तो उनके वोट्स तो चाहिए होंगे ना, कई सीटों पर वो प्रभावी होंगे, तो उनके माध्यम से सदन में अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना भी एक मुद्दा होता है। इसके अलावा इस चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें ये विश्वास भी दिलाई जाती हैं कि जो घटनाएं घटी आप भूल जाइए, हम आपके संरक्षक हैं, हम देखिए आपको टिकट दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। यानी वो 2 करोड़ वोटर्स को ध्यान में रख करके वो लोकल पॉलिटिक्स की नीड, हम इसको बोल सकते हैं, वो होती है। लेकिन हम जब बांग्लादेश से बाहर होकर के देखते हैं, हम तो बांग्लादेश के वोटर नहीं हैं, तो बाहर से देखते हैं कि क्या ये चुनाव तक ही रहेगा, कि वास्तव में वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं का वहाँ रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग करने के बारे में कोई सोच है। तो मुझे लगता है कि ये सोच कमज़ोर हुई है पहले से, और अभी अभी अगर जिंदा है तो वेलकम करने लायक बात है, लेकिन ये सोच कमज़ोर हुई है। बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है, मखौल है। अच्छा प्रेम कुमार जी, एक और चुनौती है। फ़र्ज़ कीजिए वहाँ पे जो एक तो वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत बड़े मुश्त में आवामी लीग के वोटर्स हैं, तो वो चलिए एक साथ बॉयकॉट करते हैं चुनाव का, तो एकजुटता है तो समझ आता है कि उन पे एकजुटता है, तो ठीक है, कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन वो इलाके जहाँ पर थोड़ी बहुत परसेंटेज में हैं, तो प्रेम कुमार जी, उनको तो इस बात का डर होगा कि अगर हमने बॉयकॉट किया चुनाव का
तो हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे, या तो बीएनसी या फिर इस्लामिक, दोनों में से कोई हमको अटैक कर सकता है, तो फिर उनको वोट करना पड़ेगा। तो इसमें एक सवाल ये निकल कर आता है जो तीनों के साथ है कि क्या बीएनसी अपने आप को सेंटर और राइट की तरफ, अब वो स्पेस जो आवामी लीग की है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये सत्ता में रहने की एक गरज होती है कि ये दिखे कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो उसमें दिखावे के ही तौर पर सही कि कट्टरपंथ को भी जब सरकार में आना होता है तो थोड़ा वो अपनी नीति को लोचदार बनाते हैं, लेकिन जब तक अवामी लीग के सिंपैथाइज़र हैं, उस पार्टी का वर्चस्व है, शेख हसीना हैं और उनके वहाँ लौटने की संभावनाएं हैं, तब तक कट्टरपंथी भी वो अपनी पॉलिसी को उतना लोच नहीं बना पाएंगी। क्योंकि एक बात और है कि चूँकि ये जो वो वहाँ के हिंदू हैं, वो अगर बाइकॉट करते हैं वोट का, तो डेमोक्रेसी में देखिए जब तक बाइकॉट कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है तब तक फायदा उसका उनको मिल जाता है जिनके खिलाफ बाइकॉट कर रहे होते हैं। तो बाइकॉट कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। तो डिमांड होनी चाहिए कि नहीं भाई शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भी कैसे पार्टिसिपेंट बनाया जाए, तो वो अभी दौर इस चुनाव में तो संभव नहीं है, तो ये एक आंदोलन की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि अभी बांग्लादेश कठिन दौर से गुजर रहा है और जो भी सेकुलर फोर्सेस हैं वो कमज़ोर हुए हैं, उनका संघर्ष बढ़ा हुआ है। रवि जी को पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता कि हम जमात इस्लामी की बजाय बीएनपी पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि बांग्लादेश फर्स्ट, और सबसे बड़ी बात है आपने सही कहा कि बिना भारत के बांग्लादेश ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है। और सबसे बड़ी बात अगर हम रिप्लेस हो जाएं चाइना से, जो कि चल रहा है, अगर फर्ज मैं समझना चाहती हूँ, मेरे दर्शक समझें कि बीएमसी ने जो कहा है तमाम बातों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा हो सकता है। हमने भी शिफ्ट लिया है, वही टेक्सटाइल जो धागा हम इतने लंबे समय से विदाउट ड्यूटी टैक्स हम उनको दे रहे हैं, अब हम यूरोपियन देश के साथ जो एफटीए ट्रेड कर रहे हैं हम शिफ्ट वहाँ कर रहे हैं, जबकि हमारी ही वजह से बांग्लादेश नंबर 2 में है मैन्युफैक्चरिंग में, कपड़े के, जैसे गारमेंट की बात करते हैं, जैसे अपैरल की बात करते हैं, पहला नंबर चाइना। तो पहली बात तो ये कि हम उम्मीद करते हैं बीएनसी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर वो अपना इंटरेस्ट चाइना की तरफ शिफ्ट कर दे, क्योंकि वो भी एक बड़ा मार्केट है, तो क्या उन दोनों के इंटरेस्ट भी क्लैश होंगे, क्योंकि वो भी नंबर 1 है मार्केट? मैं समझना चाह रही हूँ भाई, वो जो बांग्लादेश जो काम करता है वही काम चाइना भी कर रहा है ना, कपड़े बनाने का। बिल्कुल यह बात सही है, लेकिन बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स की पूरा इंडस्ट्री है वो भारत के साथ बहुत मैं समझता हूँ मैच खाती है, और खासकर भारत में उसकी कपड़ों की बहुत डिमांड भी है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना के जो कपड़े की आप बात कर रही, रेडीमेड की बात करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी मार्केट से जुड़ा रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी एशिया की रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में जो गांधीनगर है, हम यहाँ भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है बांग्लादेश के कपड़ों की होती है, खासकर देश भर में बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर इसका फ़ायदा बांग्लादेश को सीधा पहुँचता है, और ख़ासकर बांग्लादेश का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी आप देखेंगे जाकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल से मैम हमारे साथ बैठी हैं, तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी आप देखेंगे पूरी तरह से रेडीमेड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो इसका फ़ायदा, क्योंकि दोनों देश साथ होने के साथ साथ राज्य का जो बॉर्डर है उसका फ़ायदा भी मिलता है इस चीज़ का। और कहीं ना कहीं चाइना के साथ हम वो डील बेशक कर सकते हैं, लेकिन चाइना पर भारत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, कभी भी हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इसको भारत ने ही खड़ा किया है, और कहीं ना कहीं उस दौरान जब मुजीबुर रहमान ने वहाँ पे सरकार बनाई थी तब भारत की ही मौजूदगी में भारत की सेना ने ही पूरी लड़ाई लड़ी थी। इस बात को बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए। तो लेकिन शायद भूलते नजर आ रहे हैं। लेकिन ममता जी एक बात बताइए, मैं ये चुनाव से हटके एक सवाल कर रही हूँ। मैं गुड़गांव रहती हूँ, बहुत सारे बंगाल कहते हैं वो लोग कि हम बंगाल से आए हैं और घरों में काम करते हैं हमारी सोसाइटीज़ में। अभी बंगाल के चुनाव हैं तो वो कह रहे हैं कि दीदी छुट्टी चाहिए, पहले तो हम अपने SIR को लेकर, फिर जाएंगे 1 महीने बाद मार्च अप्रैल में हम वोट करने, दीदी ने बुलाया है। बंगाल में आएंगे वोट करने। तो अब सवाल ये है मेरा, जब बांग्लादेश में ये सब कुछ हुआ, क्योंकि बंगाल में आप देखिए पीसफुली हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, ठीक है, सबका एक एमाल्गमेशन है, तो जब इस तरह की स्थिति बांग्लादेश में हुई तो वहाँ रहने वाले हिंदुओं का, जैसे 140 करोड़ में से 115 करोड़ लोगों को बहुत हर्ट हुआ, हम अफेक्ट हुए, तो वैसे ही मेरा सवाल है बंगाल के हिंदुओं को कितना अफेक्ट हुआ?
देखिए, बंगाल के जो हिंदू हैं, अभी आप बोला ना कि वो सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। अब मुर्शिदाबाद जो है बंगाल में, मुर्शिदाबाद चले जाइए, आप मालदा चले जाइए, आप डायमंड हार्बर में चले जाइए, आप 24 परगना जो जिला है उसमें चले जाइए, आप देखेंगे। क्योंकि कुछ महीने पहले मुर्शिदाबाद में हुआ था, हिंदुओं को घर जला गया था, हरगोबिंद दास, चंदन दास को मार दिया गया था, और कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर वही मर्डरर के लिए उनके पक्ष लेकर केस लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि बंगाल में हिंदू अभी एकदम सेफ है, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं ना बॉर्डर से, हिंदूज आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट। बंगाल में मैं बात कर रही हूँ, और SIR हो रहा है तो इतने सारे बांग्लादेशी का नाम भी आ रहा है। आपको अब तो मतलब न्यूज़ में आपको पता होगा, वो आपने शायद दिखाया होगा वो आपकी चैनल पर, कि कैसे बांग्लादेशी लोग भाग रहे हैं बॉर्डर से। बिल्कुल, हाँ। तो अगर वहाँ पे बांग्लादेशी घुस के नहीं आता तो वो लोग क्यों भागने के लिए पहुंच जाए, है ना। और ममता बनर्जी उसी को अभी कैश कर रही है, उसको बोल रहे हैं कि नहीं देखिए SIR के लिए लोग डर के मारे भाग रहे हैं, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि SIR किया। तो आपको लगता है चुनाव में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसका? देखिए, अगर प्रॉपर तरीके से SIR दीदी करने देंगे, जैसे अभी तक 58 लाख नाम वो हो चुका है, क्योंकि उसमें सिर्फ बांग्लादेशी वोटर्स नहीं, जो डेड वोटर्स है, फेक वोटर्स है, उसको हटाया गया है। क्योंकि वहाँ पे ब्रात्य बासु जो शिक्षा मंत्री है अभी प्रेजेंट, उनका पापा का भी मतलब वो देहांत हो गया था, पर उसका नाम अभी भी ऐसा मतलब वोटर लिस्ट पे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का ऐसा था। तो अभी ममता दीदी अभी कुछ दिन पहले बंग भवन में सामने पता है कि कितने सारे लोगों को लेकर आए, बोलते हैं कि ये सारे विक्टिम हैं तो सुप्रीम कोर्ट की, इसके लिए हम जा रहे हैं। तो ममता दीदी पहले से विरोध कर रहे हैं उसके, कि जो ममता बनर्जी को हमने देखा था 2005 में पार्लियामेंट के अंदर, चरण सिंह अटल उस टाइम पे चेयरमैन थे, उनके सामने पेपर थोप दिया उनके मुंह पे, वही ममता बनर्जी अभी वहाँ पे रैली निकल रही है SIR के अगेंस्ट में। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर जी रही है। और बंगाल की वोट पहले से तुष्टीकरण के राजनीति के ऊपर थी, वो कांग्रेस के ज़माना में थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वो किया। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहूँगी, कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर बुद्धदेव भट्टाचार्य, जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर थे, तो महाकरण के खड़े होकर उन्होंने ये बात कहा था कि बॉर्डर में जितने सारे मद्रासा है वो आतंकी घर है। तो पता नहीं नेक्स्ट दिन पॉलिट ब्यूरो या कहाँ से उनका फोन आ गया, तो वो पूरी मीटिंग दिल्ली में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलने वाले थे। मैं प्रेम कुमार जी बीच में कोई ऐड करना चाहते थे, वो पॉइंट ऐड तो कीजिएगा, लेकिन साथ में मेरे को एक बात बताइए। मैंने कुछ ऑडियो सुने अवामी लीग की जो लीडर हैं, जो भारत में हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आया। देखिए, जब वो बांग्लादेशी भाषा में बात करती है बांग्ला में, तब तो उनका वो वाला रूप नज़र आता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आग लगा दो। मैंने सुना, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि तुम BNC के घर कार्यकर्ताओं के घरों पे आग लगा दीजिए। ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है लीडर्स का, मतलब वैसे वो इस्लामिस्ट और उस थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट है, और जब वो इंग्लिश मीडिया से बात करती हैं तो वो कहती हैं कि आई एम रियली वरीड एंड आई एम जेन्युइनली मोर्निंग एवरी डेथ एंड एवरीथिंग। पर जब वो अपने उनसे बात करती हैं तो वो ये कहती हैं कि आग लगा दो, तोड़ दो, गिरा दो। इसको भी आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि क्या कभी वापस से अवामी लीग चुनाव लड़ पाएगी? देखिए, एक बात तो ये है कि कोई भी देश जब नया होता है तो उसको सांचे में ढलने में और सिविलाइज्ड होने में टाइम लगता है। वो कोई भी नया कंट्री, उसमें करप्शन ज़्यादा होगा, उसका अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ज़्यादा होगा, वो होता है। डेमोक्रेसी लाने में बहुत टाइम लगता है। तो बांग्लादेश चूँकि पाकिस्तान के साथ था, 71 में अलग हुआ, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां झेली। अगर भारत का समर्थन नहीं होता तो शायद डेमोक्रेसी इस फॉर्म में डेवलप भी नहीं होती, और बची हुई जो दिख रहे वो भी नहीं दिखता। तो ये एक बात है। तो नेताओं का बिहेवियर भी उसी हिसाब से है। वही नेता प्रधानमंत्री भी बनेंगे, एग्जीक्यूटिव भी बनेंगे, तो उनका दुनिया के सामने जो रूप होगा वो अलग होगा। हम म्यांमार में भी देख सकते हैं, म्यांमार में भी वैसी एक सरकार चल रही, जेल में डाल के सरकार चल रही, यहाँ भी निर्वासित करके एक सरकार बनेगी। तो ये हम देख रहे हैं। मगर जो एक पॉइंट जो मैं बीच में कहना चाह रहा था कि टेक्सटाइल के बारे में, कि देखिए, टेक्सटाइल में भारत स्वयं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा हब है, रहा है, और आज चिंताजनक दौर से गुजर रहा है, और इस कम्पिटिटिवनेस बांग्लादेश से मिला है, ये भी है। और हम धागा उनको जरूर देते, लेकिन आज जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात आ गई, तो उसके बाद में साथ साथ यूरोपीय यूनियन से जो समझौता हुआ, तो 27 कंट्रीज से, तो वो राहत देगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। लेकिन जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसने हमारी इंडस्ट्री को और ख़राब किया, उस पर दबाव बनाया, और उसका फ़ायदा बांग्लादेश को मिला है। प्रेम कुमार जी, अब तो प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दे दिया 140 करोड़ लोगों के बेहाफ पर, रेसिप्रोकल टैरिफ पर, और ट्रम्प साहब, और अब तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। आपको नहीं आ रहा?
देखिए, ये तो थोड़ा सा हट के प्रश्न हो गया, लेकिन हम यही समझें कि जब हम पर वो 18% लगाएंगे और हम उन पर कोई टैक्स ही नहीं लेंगे, तो ये कैसे विन विन। नहीं, अच्छा, आपको पॉइंटर समझ में आ गए हम क्या कर रहे हैं? वहाँ की गाय, मतलब शायद मुझे ऐसा कहना ठीक नहीं है, पर मैं अपने दर्शकों के लिए और अपने देश के लिहाज से उन बिहाफ पे बात कर रही हूँ कि वहाँ की गाय तो मांस भी खाती हैं, वहाँ की गाय तो अलग अलग तरीके का, तो उनका दूध क्या आएगा क्या भारत देश में? हमको उनके वहाँ के अंडे, दूध, ये सब खाने पड़ेंगे क्या? देखिए, इसके तो डिटेलिंग ही नहीं हुई है। हमारे देश के 3 बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी डील हो गई है, कॉमर्स मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी डील चल रही है, उसकी बात आनी बाकी है। एस जयशंकर जी ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो 3 बड़े नेता, जो विदेश मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर और आपको प्रधानमंत्री, तीनों की बातें अलग अलग हैं। उसके कंटेंट जो है, मसौदा जो है, हमारे पास है नहीं। लेकिन जो बात अमेरिका की तरफ से, वहाँ के रॉयटर्स से खबर आ रही है, वो ये बता रही है कि भारत हम पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा और हम भारत पर टैक्स लगाएंगे। तो ये चिंताजनक बात है। या तो इसका खंडन हो कि ऐसा नहीं है, और नहीं तो हम माने कि यही है। अगर यही है तो हम जो अमेरिका की वस्तुओं पर 100% तक टैरिफ लगाया करते थे, और अमेरिका हम पर 2.9% से कभी ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया करता था, आज स्थिति उलट गई कि हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे और वो उल्टा लगाएगा, मानो कि वही गरीब देश है और हम अमीर देश हैं। ये तो डेफिनेशन ही बदल गया। ये तो पूरे देश के लिए नुकसान करेगा, पूरे बाजार में ये एंट्री होगा अगर ये बात सच है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक पीयूष गोयल और वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर बैठकर बात करेंगे। मैं वापस बांग्लादेश चुनाव पे आती हूँ सर, आपको पॉइंट पे रखना चाहते थे। 17 करोड़ लोग वोटिंग पे जा रहे हैं, इतनी बर्बरता के बाद, इतना सब कुछ हुआ वहाँ, उसको आप अभी फिलहाल किस नज़र से देखते हैं कि बीएनसी हावी है क्योंकि उसका जो विंडो है ज़्यादा है कि वो राइट की तरफ भी जा रही है, सेंटर की तरफ भी, या इस्लामिक जो ग्राउंड पर चल रहा है वो हावी नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बीएनपी का एक अपना आधार है, और सबसे बड़ी बात है कि 20 साल बाद वो सत्ता में लगभग आना तय था, ऐसा माना जा रहा था। बीएनसी, माफ कीजिएगा, बीएनपी। बीएनपी सत्ता में 100% आने की उम्मीद थी, और यही उम्मीद लगाई जा रही थी जब तारिक रहमान भारत बांग्लादेश पहुंचे थे कि उनको अब रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ, मकसद यही था कि वहाँ पे जमात को एक कट्टरपंथी दिखाना और वहाँ के लोगों में, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज देना कि हिंदू विरोधी, भारत विरोधी। ऐसा करके कहीं ना कहीं अब जमात टक्कर पर आ चुकी है। कई सीटों पर, मतलब 40 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है, जिस पर हम बता भी नहीं सकते कि कुछ भी इधर उधर खेल हो सकता है। और उन बिटवीन बीएनपी एंड इस्लामिक पार्टी, जी बिल्कुल, जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच में कांटे की टक्कर है, और वही 40 सीटें तय करेंगी कि क्योंकि वो तो पहले अलायंस में भी रह चुके हैं, तो उनका तो वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा अब। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवामी लीग का वोटर है उस पर बीएनपी कोशिश कर रही है कि मैं पूरी तरह से अपने पास ले लूँ। शायद इसी वजह से हिंदुओं को वोट दिया गया। और ख़ासकर आपको बता दूं मैं कि अगर बीएनपी बनती है या जमात इस्लामी बनती है, लेकिन इतना तय है कि वहाँ पे जो भी बात होगी, जो भी डील होगी, वो पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ पर ही आधारित रहने वाली है। नहीं, तो मैंने जैसे उससे ही पूछा था, आपसे ही पूछना चाह रही हूँ, कभी ऐसा होगा कि सिनेरियो में कहाँ पॉसिबिलिटी लगती है कि अवामी लीग वापस चुनाव में आ सकती है या शेख हसीना वापस बांग्लादेश जा सकती है? ऐसा कभी आपको होता नजर आ रहा है? देखिए, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि बीएनपी भी कभी लड़ेगी चुनाव। ऐसा इतिहास में होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसा भी होता है कि देखिए, राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है, मतलब कोई अछूत नहीं है, कुछ भी कभी भी कहीं भी टाई अप हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहना मुश्किल होगा कि कभी वापस नहीं आए। कभी किसी ने सोचा था कि तालिबान वापस आके सरकार बना लेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। अमेरिका को भागना पड़ा अफगानिस्तान से। मतलब यह सब कुछ संभव हो सकता है और होगा, भविष्य में होगा। लेकिन जो हालात फिलहाल हैं, अब आप बात कर रहे थे अभी बंगाल चुनावों से, जब हम बात कर रहे थे, आपको पूरी बात बताऊँ मैं, बीरभूम से लेकर रायगंज तक, मतलब वहाँ पे इस्लामपुर, कूच बिहार, आपका रायगंज, आपका मुर्शिदाबाद, धुलियान, औरंगाबाद, आपका ये फरक्का, ये जो पूरी बेल्ट है, ये टोटल, मतलब उसमें दाल खोला, ये जितनी मैं जगह के नाम ले रहा हूँ, ये टोटल पूरा ये देख लीजिए। जो बांग्लादेशी जो SIR है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं पे पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ आकर बसे हुए थे। और इनके हटने, इसका पूरा इफेक्ट आने वाले चुनावों में आप देखेंगे, क्योंकि जितनी जो कटे हैं, नाम कटे हैं, सबसे ज़्यादा इसी बेल्ट से कटे हैं। मतलब ये पूरी बेल्ट के अंदर आप देखेंगे तो आज मुर्शिदाबाद तो खैर धुलियान वगैरह ये सारा बॉर्डर एरिया है, पूरे यहाँ से काफ़ी लोग बड़ा ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आते जाते रहे हैं। लेकिन पिछले काफ़ी समय से, जब से BSF को पावर्स ज़्यादा दिए गए, उसके बाद कंट्रोल हुआ है। लेकिन आज भी
आज भी लोग वहाँ पर मतलब जो लोकल गांव के हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो बॉर्डर के उस पार इस पर आना बहुत संभव है, लेकिन उन क्योंकि वहाँ से आपको बता दूं एक बड़ी बात कि बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर की जो लैंग्वेज है उसमें भी फ़र्क मिलेगा आपको। बेशक आप मेरी बात से सहमत होंगी, वो लैंग्वेज भी अलग है, क्योंकि मैं पूरा बंगाल घूमा हूँ, पूरा बॉर्डर एरिया में देखा है, मैं गया हूँ उन एरियाज़ के अंदर, तो ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूँ वहाँ की लैंग्वेज भी चेंज है। तो वो ये सब बांग्लादेशी अब वहाँ से निकल चुके हैं, ज़्यादातर कोशिश में है कि कहीं ना कहीं वो वापस चले जाएं, ये SIR होने के बाद वो वापसी आएंगे, क्योंकि अभी हालात वहाँ पे बहुत पॉइंट बना। एक बात तब भी ममिता जी भी बोल रही थी SIR को लेकर के, SIR को घुसपैठिया से जोड़ना ये हमारा अल्प ज्ञान है और या फिर राजनीति है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि घुसपैठिया से लोगों को दूसरे देश तो भगाना चाहते हैं, हमारे देश में लोग चाहते हैं कि घुसपैठिया बने रहें, उनका भी इशारा SIR की तरफ है। अगर आप वास्तव में घुसपैठिए से चिंतित हैं, उसको देश से हटाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कैंपेन का कार्यक्रम नहीं है कि घुसपैठिया को चिन्हित करो, उसको ड्यू प्रोसेस से बाहर भेजो। SIR को अननेसेसरली, जो कि घोषित रूप से घुसपैठिया हटाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, चुनाव आयोग भी बोल चुका है, इससे पहले बिहार में भी हुआ, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, लेकिन भ्रम पैदा ऐसा किया जा रहा है कि SIR से सारे घुसपैठिया चिन्हित भी हो जाएंगे और उसको हम बाहर भी भेज देंगे। ये पॉलिटिक्स है, ये चुनावी लाभ लेने की पॉलिटिक्स है, या फिर हम बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, यूं ही बोल रहे हैं। सर एक बात बताइए, SIR से वो वोटर जो या तो मर गए लेकिन उनका वोट है, या शिफ्ट हो गए दूसरे राज्य में उनका फिर भी वोट चल रहा है, या जो लोग इस देश के नहीं हैं फिर भी यहाँ के वोट कर रहे हैं, जिनके पास 2002 से लेकर अब तक का कोई डेटा एज सच नहीं है, तो फिर आ गए ना सर घुसपैठिए। अब फिर मैं रिफ्रेश करना चाहूँगी, मैं तो बंगाल का सबसे बड़ा उदाहरण लेती हूँ, बिहार का ले लेती हूँ, उस इलाकों का ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत राजस्थान, सारे बॉर्डर, गुजरात की बात कर लेते हैं। भाई जैसे ही SIR की बात हुई, क्यों वो लोग जो मॉडर्न टाउन में रहते थे, बड़ी कॉलोनी, वो खाली हो गई। तो भले ही हमारा SIR का जो नेम प्लेट है वो ये है कि कोई भी वो वोटर जो वहाँ का नहीं रह रहा हो, जिंदा नहीं हो, वो जाएगा, लेकिन उसमें घुसपैठ तो घुस आए ना सर, सफाई हो रही है ना, हमारा उद्देश्य कुछ भी हो, सफाई तो हो रही है ना सर। एक बात मैंने पहले भी कहा कि बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, SIR हो गया। दूसरी बात, वो सारे फैक्टर्स जो हम बता रहे हैं कि SIR के में जो जिसको वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए वो हट जाएगा, हम बता रहे हैं। लेकिन आज भी अभी आज की ताज़ा खबर है कि चुनाव आयोग ने ये मान लिया है कि वो सॉफ्टवेयर जिसने कि डिलीशन किया है उसमें खामी है और उसमें किसी का नाम का व्याकरण गलत, वर्तनी गलत होने के कारण, या फिर वो वीमेन जिनका टाइटल बदल जाता है, या दूसरे कारणों से भी ये नाम डिलीशन हुए हैं। तो जो डिलीट हुए हैं भाई, एडिशन का जो मकसद, SIR का मकसद ही बदल गया। आप डिलीट करना, और आप धोखा दे रहे हैं देश को कि नहीं हम तो घुसपैठिया डिलीट कर रहे हैं, और सच नहीं है। घुसपैठिया डिलीट करने के लिए कार्यक्रम लाइए, लेकिन आप घुसपैठिया नहीं डिलीट कर रहे हैं। आप क्या जेन्युइन वोटर्स को एक खराब सॉफ्टवेयर से डिलीट करके हर मतदाता का अधिकार छीन रहे हैं। एक भी मतदाता का अगर आप वोटर है और उसका नाम हट जाता है तो ये देश के साथ में, उस मतदाता के साथ में, देखिए बिहार के तो आंकड़े नहीं आए अभी। आपकी बात मान भी ली जाए, आप यह समझिए कि मान ही लीजिए, मान भी क्यों लीजिए, मान लेते हैं, लेकिन एक बात बताइए, लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में हैं, उसके बाद चोर की आधी हिम्मत घट जाती है, उसको पता है कि मेरी वीडियोस में मेरी फोटो आ जाएगी, तो उसके बाद उसमें जब डर पैदा किया जा सकता है, जो घुसपैठ हो रही है उसे रोका जा सकता है। दूसरा, वो लोग फॉर्म नहीं भर रहे जो घुसपैठी हैं, उनको पता है हम पकड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो पड़ता है। बेशक से आप लाख मानिए कि घुसपैठी, इसका मैं निर्मला जी के उससे उदाहरण दे देती हूँ आपको। बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गई कि अगर आपने कोई ऐसा पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, या ऐसा कोई पैसा है जो टैक्स फ्री करने की कोशिश की है, तो आप कर लीजिए, अभी आपको 30 दिन का टाइम है। मैंने इतने सारे लोग देखे, नहीं तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा कि उन्होंने हिसाब किताब बिठा लिया कि अरे फालतू कार्रवाई हो जाएगी, जबकि वो ऑटो जनरेटेड मैसेज है बस। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है प्रेम कुमार जी की बंगाल में इसका फायदा सरकार को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा ममिता जी बता रही हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग चले गए तो दीदी को टेंशन तो हो ही रही है। आपको लगता है इस पूरे प्रक्रिया का फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा?
देखिए पहली बात तो ये है कि अभी तक मैंने अभी पहले जो बताया कि पूरी तुष्टीकरण की राजनीति भारत पे होते आ रहे हैं, तो कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुओं के बारे में बात करते हैं क्योंकि उनको हिंदुओं को बचाना है। बंगाल का भी ऐसी स्थिति है, जैसे आप बोल रहे थे कि कॉलोनी खाली हो गया तो वो गुलशन कॉलोनी, मैं सर को वही बोल रही थी। तो बंगाल में ना कोई भी हिंदू अगर कुछ धर्म रिलेटेड कुछ बातें करता है तो उसको बोला जाता है कि आप सांप्रदायिक हो। अब एक बात बताओ अदिति जी, अगर आप कोई भी कंट्री में चले जाइए, आप देखेंगे क्रिश्चियन अपनी बातें कहेंगे, मुसलमान अपनी बातें कहेंगे, जीव्स अपनी बातें कहेंगे। कुछ हिंदू ने जब अपनी बातें कहे उसको बोला गया कि आप सांप्रदायिक हो। अरे हिंदू अगर सांप्रदायिक है तो याद करना चाहिए कि जीव्स ने कैसे जीसस क्राइस्ट को मारा था, कैसे कील डाली थी तो उनके ऊपर। इतने लंबे समय, इतने बड़ी संख्या में हिंदू वोटर हैं वहाँ, इतने लंबे समय ममता दीदी की पॉलिटिक्स को कैसे चलने दिया? मतलब मैं आपको समझना चाहती बताती हूँ, हूँ। कोई जी। विरोध या कोई उस तरीके का रिटेलिएशन नहीं दिखा? मैं बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो किया था 2011 में, जो मौलाना है उन लोगों के लिए वो इमाम का जो स्टाइफेंड है चालू कर दिया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। संविधान में ऐसा मतलब धर्मियों रिलीजियन की फैक्टर्स में किसी को ऐसा पैसा देना इट्स नॉट लीगल, ये संविधान में है नहीं। ऐसे किया। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये हाईकोर्ट से ऑर्डर आया था 2 साल बाद उसके, तो वो वक्फ के मतलब नाम पे वो करने लगा। फिर 2021 में वो सेम चीज़ हिंदुओं को खुश करने के लिए जो प्रीस्ट होता है हिंदू, उन लोग को देने लगा। और अभी क्या है कि कुछ भी हुआ तो कुछ मुर्शिदाबाद की जो घटना जब घटी तो उन्होंने चले गए कहाँ, वो इमाम के साथ मीटिंग करने। उनको एक बार भी टाइम नहीं मिला। जो विक्टिम फैमिली, वो हरगोविंद दास, चंदन दास और भी बहुत सारे लोग जिनके घर जल गई थी, उनसे जाके बात की, कोई कंसोलेशन उनसे किया ही नहीं। और अभी बोलते हैं कि यहाँ पे बंगाली में कोई मतलब बंगाल में कोई सीधा सिंपल ये सवाल है, जितनी बड़ी संख्या में हिंदू हैं वो अब तक इतने साल, ममता दीदी लंबे साल से सत्ता में है, रिटेलिएट क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि वो हिंदुओं के लिए कुछ किया ही नहीं, सिर्फ पैसा देकर उसके मुख बंद रखते हैं। जैसे कि लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, ये सब देखकर उनको वो किया जाता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम में होता है, जैसे कि आरजी कर अगर हम बात करें, तो क्यों लड़कियों के मतलब उनको क्यों मारा गया था? क्योंकि कुछ रैकेट के बारे में शायद कुछ पता चल गया था उसको। तो ये भी आपको एक देखना है एक बात अदिति जी, जैसे बंगाल ना अभी क्या है कि लड़कियों के लिए बिल्कुल अनसेफ बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे रेप भी होता है तो कोई पैटर्न फॉलो करके होता है। जैसे कि एक लड़की जा रही है, कोई लड़का देखकर अरे बाप रे कितनी सुंदर है, चलो रेप करते, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे कि सपोज किसी को कुछ पता चल गया तो उसके हिसाब से रेप होती है कि मतलब, और वो भी रेपिस्ट भी वही होता है कि जिसके ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट होते हैं, क्योंकि प्रशासन नाम की लोगों को समझ आ रहा है अभी तो शायद आने लगा क्योंकि। और यहाँ और भी एक बहुत मज़ेदार बात मैं कहना चाहूँगी, बंगाल में वोट मसल्स पावर में होता है। वहाँ पे वोट किया मतलब करवाते हैं लोग, ऐसा नहीं कि वोट होता है आप तो जाके अपना वोट तो कास्ट करके आ गए। फिर ये नहीं है कि वो आपने जो कास्ट किया ज़रूरी नहीं है कि वो काउंट होगा काउंटिंग डे में, क्योंकि वहाँ पे गुंडा रहता है, वो गुंडे पूरे ऑपरेट करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो पपेट बन चुके हैं। हम तो बांग्लादेश के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आज तक 20 साल और 25 साल में नहीं हुए, उसकी 71 के बाद भी आई थिंक अब तक देखा जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। ये तो बंगाल के लिए कह रही हैं फ्री एंड फेयर नहीं हुए। देखिए, बंगाल हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है। और बंगाल में जो भी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर सभी सत्ता में रही हैं, कभी ना कभी रही हैं, बीजेपी नहीं रही है। और इसमें बंगाल में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी जीत कर आती है, लेकिन ये एक तरफा आरोप है कि वो मुसलमानों के वोट से जीतती है, क्योंकि आंकड़े नहीं बता रहे आप? आंकड़े ही तो बता रहा हूँ मैं, आंकड़े ही बता रहा हूँ कि जिसको 288 में 200 के आसपास सीटें मिल जाए, उससे ज़्यादा सीटें मिल जाए, वो हिंदुओं के वोटों के बगैर तो नहीं मिल सकता ना। आप उसका आंकड़ा देख लीजिए, हिंदुओं का सबसे ज्यादा वोट मिलता है ममता बनर्जी। ममता जी कह रही है कि आप वोट करने गए, हिंदू विरोधी कैसे ममता बनर्जी को बोल सकते हैं? मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि वहाँ पे कब कैसे चलता है। 39 फिर 43% और अब शायद अगर एसआईआर के बाद पता नहीं वो कम हो सकता है, पर 39 से 43 हो गया चलता है। क्लब का पूरा रोल होता है, हर एरिया के अंदर क्लब बने होते हैं। आपको कुछ अगर कंप्लेंट भी दर्ज करनी है, आपके पास पॉलिटिकल पावर है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्लब में जाना पड़ेगा। वहाँ का ग्राम पंचायत का सदस्य या क्लब का मेंबर फ़ोन करेगा थाने में, तब वहाँ एफआईआर दर्ज होती है। यहाँ तक कि लाल बाजार पुलिस, जो कोलकाता पुलिस है, वहाँ भी, यहाँ भवानीपुर में जो बंगाल पुलिस है उसको छोड़ दीजिए, आपको अगर कोलकाता में भी एफआईआर दर्ज करानी है, लाल बाजार में भी पुलिस रिपोर्ट करानी है, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल एक लेटर चाहिए ही चाहिए। उसके बिना एफआईआर, मतलब इतना प्रेशर है वहाँ पर कि वो क्लब कैडर ही तय करता है कि किसको फंड मिलना है, कौन सी पॉलिसी भारत सरकार की आ रही है, किसको हम देंगे, किसको नहीं देंगे।
उसके बिना वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल क्योंकि मेरे शायद- पास समय कम है, मैं एक राउंड और अगले 2-4 मिनट में सबसे एक लाइन में सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले बात यह है कि जो 12 फरवरी को जो बांग्लादेश के चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो बंगाल को भी इम्पैक्ट करेंगे, उसके नतीजे हुए, स्थिति हुई, और वैसे भी SIR का मुद्दे को लेकर, बांग्लादेशियों को जाने को मुद्दे को लेकर इम्पैक्ट करेंगे। मेरा आखिरी एक राउंड चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि कल देश में एक बड़ी घटना हुई। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, वो बड़ी घटना ये है कि प्रधानमंत्री इसलिए सदन में स्पीच नहीं दे पाते हैं लोकसभा में कि विपक्षी कोई कुछ प्लानिंग करते हैं। अप्रत्याशित ऐसी स्थिति पैदा होनी थी जिसको चलते लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री को सदन में नहीं आना चाहिए। ऐसा 2004 में किसी और कारण से हुआ कि मनमोहन सिंह नहीं आ पाए, वो थे ही नहीं भारत में, शायद ऐसी कोई बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में होते हुए भी नहीं दे पाए। ये कितनी चिंताजनक स्थिति है। वो तो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं। देखिए, ये तो कॉल प्रधानमंत्री जी का स्वयं का होना चाहिए। स्पीकर ने उनको सलाह दी कि आप मत आइए, आपकी जान को खतरा है, आप पर कुछ हो सकता है, और वो नहीं आए। तो उनका कॉल होना चाहिए कि मुझे अपनी सदन में किससे खतरा हो सकता है। मुझे क्या उन सांसदों से खतरा होगा जिसको जनता ने चुना है? और होगा तो होगा, मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा, मैं सदन में आऊंगा। मैं अपनी सदन में नहीं खड़ा हो सकता तो फिर कहाँ, मैं किस बात की 56 इंच का छाती हूँ? ये कॉल प्रधानमंत्री का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने, स्पीकर ने का रिक्वेस्ट भी मैं मानता हूँ बहुत खराब रिक्वेस्ट। स्पीकर तो ऑथराइज्ड है अंदर में सुरक्षा देने के लिए, उनके पास सारे पावर हैं कानून सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए। इसके बावजूद वो असहाय हो गए, और एक हिपोथेटिकल घटना जो घटी नहीं है, घट सकती है, उसको लेकर के वो इतने ऑफेंसिव हो गए। जांच नहीं होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार था, ये बात किसको पता लगी, किससे किसको बताई, और कैसे स्पीकर हाउस तक या सेक्रेटरीट तक पहुंची? जी, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के कई आतंकी संगठन, कई देश या देश का विपक्ष, पता नहीं कितने लोग मोदी जी के खिलाफ मुहिम चलाने में लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सत्ता से हट जाए, कोई नई सरकार यहाँ आ जाए। ऐसे में सदन के अंदर अगर इस प्रकार की घटना होती है, यह जांच का विषय बनता है, बिल्कुल बनता है, और पूरा देश जानना चाहता है आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने ये साजिश रची। और अगर ये बात सामने आई है खुल के, तो इसको ग्राउंड रियलिटी इसकी पता लगनी चाहिए पूरे देश को। मैं समझता हूँ इस पर शायद आने वाले टाइम में जाँच हो या ना हो, लेकिन देश जरूर जानना चाहता है। मोदी की कब्र खुदेगी, कल इस तरह का उन्होंने विपक्ष को बैकफुट पर रखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या LOP भी उतना ही एक इम्पॉर्टेंट पद होता है? क्या LOP अगर कोई बात रखना चाह रहे हैं और चाइना जैसे मुद्दे पे, तो नहीं रख सकते थे क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि LOP का जो मतलब है वो कांग्रेस को समझना चाहिए। उसने ऐसे बंदे को LOP की सीट में बिठा दिया जो 26/11 की रात में देश के पास ना हो के वो पार्टी कर रहे थे दिल्ली में कोई पब में, राइट? तो उसको कांग्रेस ने LOP बनाया क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा परिवर्तन की परिचय दिखा दिया है ना, कि वो पहले नेहरू को ऐसा प्रेसिडेंट बना दिया, फिर राहुल गांधी को बिछा दिया। देखिए क्या है अदिति जी, पायलट हर लोग नहीं बनता है। प्लेन चलाता है कि हर पायलट को प्लेन चलाना आता है? मुझे एक बात बताइए, तो हर LOP को क्या सरकार चलाना आता हो? ऐसा ममता जी, मैं फिर यही कहूंगी, मैं आखिरी बस आपसे बात जी, कि LOP क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उनका एक निजी मुद्दा है, लेकिन सवाल यह है कि जो राहुल गांधी को जिता के लाए हैं, क्या आप उनके समझ पर सवाल खड़ा कर रही हैं? नहीं, मैं राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहती हूँ कि वो एक भारतीय होने के बावजूद भी लंदन में जाने के बाद कैसे बोल सकता है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज डेड, इंस्टीट्यूशन इज गेटिंग कोलैप्स, एंड चाइना और पाकिस्तान वही। पर जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी के नेता भी तो कहते थे। नहीं, राहुल गांधी क्या है कि बीजेपी के नेता कहना, और अभी राहुल गांधी एक LOP के पद को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो अगर मेरी मम्मी के साथ मेरा कुछ झगड़ा होता है, अनबन होता है, तो क्या मैं आपको फोन करके कहूंगी कि अदिति जी मेरा झगड़ा हुआ है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मम्मी के बीच में सरकारें और पक्ष विपक्ष की तरह मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि उसकी देश में जो हो रहा है वो जाके बोल रहे हैं, और पाकिस्तान और चाइना वही डेमोक्रेसी इज डेड, ये बात को यूएस पे बना के भारत के अगेंस्ट बात करते हैं। ममता जी, पर पिछले 48 घंटे में राहुल गांधी ये प्रूव कर चुके हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। बहरहाल उसके अंदर के मसले कुछ और हैं, क्योंकि स्पीकर कह रहे हैं कि 17 बार माइक ऑन किया, चेक किया गया, उनका माइक ऑन था, पर वो गलत मुद्दे बोल रहे थे। आज हमने बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा की। दरअसल बांग्लादेश में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन या 12 फरवरी को होने वाले इलेक्शन केवल एक बांग्लादेश का आंतरिक मुद्दा नहीं है, ये भारत के हितों की बात है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरे साउथ एशिया के आने वाले भविष्य, लोकतंत्र और सुरक्षा की बात है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार आए और जो 17 करोड़ लोग वोट करें वो सद्बुद्धि के साथ करें, जिससे कि ना सिर्फ बांग्लादेश के आने वाले का भविष्य जो है सुरक्षित रहे, बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया सब मिलकर उस लोकतंत्र और उस परिवार की तरह आगे बढ़े और इस इलाके को सुरक्षित रख पाएं। हम उम्मीद यही करते हैं। 12 फरवरी को हम फिर मुलाकात करेंगे, जिस तरीके के नतीजे आएंगे उस पर फिर एक बार हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। तब तक आपके मन में कोई सवाल है, ख्याल है तो
तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।